जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। महिला किसी भी समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस समाज में महिला सशक्त और समृद्ध है, सुसंस्कृत है, वह समाज उतना ही व्यवस्थित और समृद्ध माना जाता है। आज हम महिला के सशक्तिकरण के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं आप रश्मि साहा जी। रश्मि जी महिला के क्षेत्र में काम कर रही हैं, लाइफ कोच है और मुक्ति मिशन करके एक अपना एनजीओ भी चलाती हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं को लगातार सशक्त बना रही हैं, मजबूत बना रही हैं। रश्मि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जोहार आपको, जोहार सभी को, सभी सुनने वालों को मेरा। रश्मि जी, महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे समाज में तो कहा जाता है कि महिला लक्ष्मी है, महिला देवी है और ऑलरेडी सशक्त रही है। तो कैसे हम सशक्त कर रहे हैं और क्यों ज़रूरत उनको पड़ रही है? बिल्कुल, ये ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ना महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ को लगता है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ बाहर जाके काम करना है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें हमारे मन पसंदीदा कपड़े पहनने को मिले, हमें हमारी आज़ादी मिले। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम काम कुछ भी करें, हमारा सोशल पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारे डिसीजंस को, चाहे वो घर में टमाटर, दाल, चावल कौन सा आ रहा है, पर्दे कौन से आ रहे हैं, उसके लिए भी अगर हमें वो डिसीजन मेकिंग का पावर मिले, कुछ के लिए वो निर्णय की क्षमता और उनको इज्जत मिले, चाहे वो कुछ भी कर रही हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो एक इंसान है, उनमें भी जान है, इमोशंस हैं, तो वो चीज़ को एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट मिले, पहचान मिले। कुछ लोगों के लिए सशक्तिकरण सिर्फ इतनी ही है। अब हम सबको पता है कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, जो पेट्रियार्की की बात करते हैं। कुछ वक्त ऐसा रहा, कुछ साल ऐसे, कुछ दशक ऐसे रहे जहाँ पे पुरुषों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, उनकी बातें, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और महिला को कहीं ना कहीं पीछे तो वो थी ही, लेकिन पीछे कभी भी उस चीज़ में वो बुरा नहीं फील करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हम सपोर्ट तो पीछे से भी कर रहे हैं, अगर हम घर में भी हैं और अगर अगर घर वाले हमारे जो हैं पुरुष, वो बाहर अगर काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कालांतर में महिलाएं थोड़ा पीछे रह गई और इसलिए पुरुष प्रधान समाज हो गया और इसलिए आज महिला को सशक्त करने की ज़रूरत है। तो महिला कैसे सशक्त होगी? बिल्कुल, पहले तो मेरा सबसे सिंपल सा एक मानना है कि हमें सबसे पहले अगर सशक्तिकरण चाहिए, अगर हमें एम्पावरमेंट चाहिए, तो एम्पावरमेंट फील करना पड़ेगा। जब तक हम उसे महसूस नहीं करेंगे, हम कुछ भी जॉब कर रहे हैं, हम किसी कंपनी के सीईओ भी हैं, लेकिन अगर हम डर रहे हैं, हम डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हैं, तो हम सशक्तिकरण की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग में हमारी भूमिका होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो सबसे पहले खुद से शुरुआत होनी चाहिए। हमारे आसपास के लोग उसको एड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले फील करना होगा इस चीज़ को। तो एक और जो महत्वपूर्ण विषय है कि जब महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिला को जब हम सशक्त बना रहे हैं, तो किस किस माध्यम से महिलाओं को हम सशक्त बना रहे हैं? बनाना चाहिए, जो मुझे लगता है, मैं इसका जवाब बेहतर दूंगी कि हम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। फाइनेंशियल मतलब जो व्यावसायिक तरीके से हो गया, आर्थिक तरीके से हो गया, एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल देखिए महिलाओं के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे जो भी है, जब वो इंडिपेंडेंट होती है फाइनेंशियली, उनके पास चॉइसेस लेने का एक फ्रीडम होता है जी। वो अपने आप को वापस से अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, जी सकती हैं, ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हैं, वो दूसरों को भी सपोर्ट कर सकती हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा मुझे लगता है इमोशनल एम्पावरमेंट, यानी मानसिक, भावात्मक जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात है, लोग कहते हैं कि औरतें बहुत भावात्मक होती हैं और इसे बहुत नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि औरतें तो हर बात पे रो देती हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते क्योंकि वो इमोशनल रोती क्यों है। अच्छा, ये आई थिंक इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल डिफरेंस, मैं ये कह सकती हूँ। हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं एज अ जेंडर, हम
व्यक्त करने में विश्वास करते हैं। आप देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, औरतें ज़्यादा बिल्कुल बात सही भी बात। करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, उन्हें चाहिए सुनने वाले। मर्द इसके कंपैरिजन में थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बोलते नहीं हैं। और इसमें रोने वाली बात में तो अगर हम थोड़ा सा इसमें डाइग्रेस कर रहे हैं, समाज भी इसके पीछे बहुत एक रोल बड़ा प्ले करता है। हम कहते हैं कि मर्द नहीं रोते, और कोई आदमी या लड़का रोता है तो उसे कहते हैं लड़की हो गया। तो उदाहरण देते हैं। और मैं अगर सच बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एज अ लाइफ कोच मैं बहुत सारे मर्दों से मिलती हूँ, मतलब छोटे बच्चों से, लड़कों से, स्कूल कॉलेज के, और मैं सबसे पूछती हूँ कि आपको रोना नहीं आता? तो वो बोलते हैं आता है। फिर मैं पूछती हूँ तो आप रोते क्यों नहीं है? तो उनका एक ही जवाब रहता है कि लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो देखिए इमोशंस तो सबके हैं। सो यस, कमिंग बैक कि औरतों को किस चीज़ में सशक्तिकरण चाहिए, एक इमोशनल सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम एडुकेशनली हम अपने आप को एम्पावर नहीं कर रहे हैं और स्किल्स नहीं है। तो ये 4 चीज़ें मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए अगर हम सशक्तिकरण की तरफ बढ़ना है। तो 4 चीज़ों में से आपने क्या क्या बताया? एक तो फाइनेंशियल, शिक्षा हो गया, स्किल्स हैं, कोई भी गुण हो जो आपको आता है, जिसके बलबूते पे आप काम कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, आप अपना पहचान बना सकती हैं। तीसरी इमोशनल एम्पावरमेंट, भावात्मक, और फाइनेंशियल, चौथा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। अच्छा, आप किस क्षेत्र में काम कर रही हैं? खास करके जो महिला एम्पावरमेंट का बहुत सारा स्कोप है, जैसे आपने ही खुद बताया कि 4 भाग है, तो आप किस सेगमेंट में काम कर रही हैं? डेफिनेटली, इसमें से अगर मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रखा है मेरा, उसमें मैं एक इमोशनल मेंटल एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। दूसरा, मैं स्किल एम्पावरमेंट में काम कर रही हूँ। मैं औरतों को, यंगस्टर्स को, हर उम्र के लोगों को मैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताती हूँ। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट स्किल्स में मैं बात करती हूँ कि आपको बहुत बेसिक चीज़ है, उठना बैठना चलना कैसे है, एक इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, कुछ ये हो गया। उसके बाद फिर आती है बात मेंटल, इमोशनल, जो भावात्मक एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ कि ठीक है हम इमोशनल शायद ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन उसे कैसे बैलेंस करना है, उसे अपनी कमज़ोरी कैसे नहीं बनने देना है। क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे समाज में, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे और आपके लिए ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है। हम कितनी भी एम्पावरमेंट की बात कर लें, जो महिलाएं मेरी बात को सुन रही होंगी शायद मेरे साथ कनेक्ट करेंगे कि जब आप जाएंगी बाहर अपनी पहचान बनाने के लिए, आपको बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल झेलने पड़ते हैं, बिल्कुल सही बात। आपको रोने का मन करेगा, आपको शायद कुछ इंटरवल्स में आपको ऐसा भी लगे कि अब नहीं होगा, मैं टूट रही हूँ, या ऐसा लगेगा मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे कुछ और छूट रहा है, या तो परिवार है, दोस्त है, सोसाइटी है, या मेरी खुद की लाइफ है। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो इस क्षेत्र में आपका काम अधिक है। हाँ। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि एक कई प्रकार की भ्रांतियां हैं समाज में। अब भ्रांतियां हैं कि महिलाओं के कुछ स्वास्थ्य को लेकर के भ्रांतियां होती हैं, कुछ उनकी मानसिकता को लेकर के भ्रांतियां होती हैं। तो उसको कैसे आप, उस दिशा में कैसे आप काम कर रही हैं? भ्रांतियों की दिशा में आप संभवतः भ्रांतियों के बारे में समझ रही हैं। बिल्कुल जी। अगर मैं भ्रांतियों की बात करूं तो एक जिस टॉपिक पे आपने मुक्ति मिशन का नाम लिया, मुक्ति मिशन मेरी एक संस्था है जिसमें मैं माहवारी और मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर रही हूं। तो मेरा ज़्यादातर काम औरतों के साथ, लड़कियों के साथ होता है, लेकिन मैं पुरुषों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो हम जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स की बात करते हैं, माहवारी की बात करते हैं, उसके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न कुछ और होगा हमारे इतिहास में। हाँ, और साइंटिफिक ही रीज़न था, लेकिन वही होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक बात पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, तो उसका रेलेवेंस भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे बहुत सारी र्यूमर बन जाता है। एग्जैक्टली, या फिर एक टबू बन जाता है। तो उस पे मैं बात करती हूँ जहाँ पर भी जाती हूँ। जैसे पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो हम आज भी मानते हैं, कुछ डर से, कुछ इज्जत से, और कुछ क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे उसे सॉल्व करना है। तो उनके बारे में बात करती हूँ, उनको सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उसको एक नया नज़रिया देने की कोशिश करती हूँ ताकि लोग समझें, और उसके बाद अगर उन्हें फॉलो करना है तो फिर उनकी मर्जी। डेफिनेटली। नया नज़रिया क्या देती हैं आप? नया नज़रिया
वैज्ञानिक नजरिया सबसे बिल्कुल, पहले तो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विज्ञान छुपा हुआ हाँ, है। हमारे इतिहास में लोग इतने समझदार थे, इतने पढ़े लिखे थे, और मुझे सच बताऊं, मुझसे ऐसा लगता है कि शायद हमसे अगर ज़्यादा नहीं भी, क्योंकि हो सकता है लोगों को बोले ज़्यादा नहीं, लेकिन इक्वली इवॉल्व भी थे। तो वो वैज्ञानिक रीज़न क्या हो सकता था कोई भी चीज़ मानने के लिए, या वो सोसाइटल रीजंस क्या, सोसाइटी में ऐसा क्यों माना जाता था, ठीक है, तो वो चीज़ें समझना ज़रूरी है। और रेलेवेंस कि वो तब अगर कारगर था, तब माना जाता था, तो आज क्यों हम उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो बहुत सारी भ्रांतियाँ, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पर्सपेक्टिव अच्छा, अब जैसे मतलब महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर आपको महिलाएं, परिवार घर में भी होता है कि चलो भाई डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, या ऐसे पुरुष भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये घटनाएं ज़्यादातर परिवार में देखा जाता है कि तो वो कहीं ना कहीं युवावस्था से वो डिप्रेशन जुड़ा हुआ होता है महिलाओं के मन में। तो उसको दूर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या करती हैं, जैसे मानसिक एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो? जी बिल्कुल। देखिए, आप किसी भी एक्सपर्ट से अगर आप बात करेंगे तो अगर हम मानसिक किसी भी कोई भी तकलीफ है, शारीरिक हो या मानसिक हो, हर कोई उसके जड़ तक पहुंचना चाहता है कि उसका जड़ क्या है। तो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, वहाँ उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पहले हम समझना चाहते हैं उसका जड़ कहाँ है। क्या वो अभी जो जिस ज़िंदगी में है उसके तनाव की वजह से हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ जो वो कहीं अपने बचपन से अपने साथ कैरी कर रही हैं, और उस चीज़ को अभी शायद और बढ़ावा मिल गया क्योंकि सिचुएशन उनके खिलाफ हो गए, या फिर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला कदम होता है समझना कि हमारा पास्ट कैसा है, हमारे चाइल्डहुड हमारा कैसा रहा है, या हमारे अपने सोच दिशा कैसी है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं, और अगर अभी जो वक्त है, चाहे आपका परिवार है, आपके कलीग्स हैं, सास ससुर हैं, अगर पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, उनके वजह से कोई तकलीफ़ें हो रही हैं, तो कहाँ पे हल्की हल्की थोड़ी सी खुद में बदलाव ले आएँ, और हाँ, 2 कदम हम चलें, 2 कदम वो चलें। बिल्कुल कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत बार क्या होता है, औरतों के साथ एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, हम अपनी आइडेंटिटी खो जाते हैं। हम कुछ साल के बाद ना ये सोचने लगते हैं मैं कौन हूँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत सारी औरतों के परेशान होने का। तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप सोचिए आप कौन है, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आप एक बार डिसाइड। तो हम अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं, खुद से बेटर समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि औरत जब किसी परिवार के साथ जाती है तो वो ये समझती है, अच्छा उसमें कितनी सत्यता है ये तो पता नहीं, बट ये समझती है कि वो कहीं ना कहीं खो गई है। तो ये तो सत्य है। तो बड़ा प्रश्न, तो बड़ा मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत पेचीदा प्रश्न है, लेकिन शायद आप इसका जवाब दे पाएँ कि फिर उस परिस्थिति में मतलब क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें जी कि पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ, पर्सनली मतलब मेरा जो अनुभव और मेरी जो सोच है, जो सबके लिए मैंने जो भी मुझसे जिन लोगों ने हेल्प मांगी है, या तो हम चीज़ों को बदल दें, या तो हम उसे एक्सेप्ट करके उसे खूबसूरत बना लें। हम जितना लड़ेंगे किसी चीज़ से, वो हमें ही प्रॉब्लम देगी, हमें ही तकलीफ देगी, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं पर्सनली वो विक्टिम मेंटालिटी में जीने में बिलीव नहीं करती। तो अगर कोई सिचुएशन है, तो अगर हम उसको बदल नहीं सकते हैं, तो उसी में हम क्वीन बन के जिए, एक्सेप्ट करें, और अगर उसमें से कुछ सुधार कर सकते हैं तो सुधार करें, थोड़ा करके सुधार करते जाएं। बिल्कुल बात करें, थोड़ा अपने में बदलाव लाएं, थोड़ा सा हम उस सिचुएशन को अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, हमारे जो यहाँ पर बुद्धि है, मस्तिष्क है, सब कुछ यही है। हमारी सोच, मुझे लगता है कि सब कुछ है। अगर हम उसे प्रॉब्लम की तरह देखते हैं तो वो प्रॉब्लम है, नहीं तो नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि ये पौधा यहाँ पे क्यों रखा गया है, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए था, अगर ये मेरे दिमाग में आ गया ये बात, तो जब तक ये पौधा यहाँ रहेगा तब तक मैं परेशान रहूँगी। लेकिन अगर मैंने मान लिया कि ठीक है, ये सेट है, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेट इट बी, कोई बात नहीं, मुझे अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, तो आई थिंक ठीक है। अच्छा, आपने ऐसा सॉल्व किया हो, नाम तो नहीं बताना है, बट कोई उदाहरण आपके पास में हो, कहीं किसी महिला को बहुत ज़्यादा परेशान हुई हो
और आपके कारण उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया हो? बहुत बहुत सारे ऐसे हैं, जी। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। यूजुअली देखिए शादी जैसे मैं मैरिड महिलाओं की बात हाँ, हाँ। करती हूँ। शादी के कुछ सालों के बाद रिलेशनशिप में ना कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। मुझे नहीं पता मैं ये इतना पब्लिकली बोल सकती हूँ नहीं, लेकिन जानते सब हैं रिलेशनशिप में तब्दीलियाँ आती हैं। एक मैं अपने जनरेशन की बात करती हूँ, एक आइडिया आ गया है कि बोर हो गए लोगों से। एक बोर्डम जो मुझे पर्सनली कभी समझ नहीं आया, शायद मेरी अपब्रिंगिंग वैसे नहीं है, कि हम इंसान से रिश्तों से बोर कैसे हो जाते हैं। और जहाँ पर और ऑप्शंस बहुत सारे हैं लोगों के पास, तो वहाँ पे ना कहीं ना, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पुरुष ऐसा करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। काफ़ी लोग उसको मिड लाइफ क्राइसिस का नाम दे देते हैं, अपने अपने सबके रीजंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे फीमेल्स की अभी मैं बात कर रही हूँ, मेल्स भी ऐसे मेरे पास काफ़ी आए हैं जिन्होंने बहुत 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 बुरा वक्त देखा है। नहीं, अभी तो हम महिलाओं की बातें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उनको ये बताया कि आप कौन हैं, आप खुद से फिगर आउट कीजिए। तरीके होते हैं हमारे, कैसे आपको लाइफ को क्या डायरेक्शन देना है। पहले तो वो चॉइस बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम स्टक, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम उनको पहले इनेबल करते हैं कि पहले आप समझिए, आप देखिए, एनालाइज कीजिए, आप क्या जाने दे सकती हैं, क्या चीज़ आपको पकड़ के रखना है, किस चीज़ को सुधारना है। इस तरीके से करके काफ़ी सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो मुझे अच्छा लगता है। आपके साथ वो घटना घटी है? हाँ, जिसको मैंने मतलब कहीं ना कहीं देखा है लोगों को कि खुश हुए हैं लोग, खुश दिख रहे हैं जिंदगी में। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा रश्मि जी, अब दो पक्ष और इसमें जो बचता है जी, वो स्किल है और वो आर्थिक एम्पावरमेंट की बात जो है वो है। तो इसको कैसे आपने सॉल्व किया है? जी, इसमें जैसे तो, स्किल तो आपने स्किलिंग की होगी, बच्चियों का, महिलाओं का, लेकिन अब होता क्या है ना कि परिवार में आप पैसे कमा करके महिलाएं जाती है तो उसके पति हैं, उसका परिवार है, या कोई भी जो उसका सीनियर है वो उसका पैसा ले लेता है और अपने तरीके से खर्चा करता है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप इसको सॉल्व करती हैं? देखिए, ऐसे ऑनेस्टली ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए नहीं हैं। अगर फाइनेंशियल, अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, मैं वापस स्किल के तरफ आऊँगी क्योंकि वो एरिया है जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। देखिए, हम इंसान को कला गुण सिखा सकते हैं, उनके थॉट्स को बदल सकते हैं या फिर इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन तो उनका ही होता है, राइट। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी इसमें। एक छोटी सी बच्ची थी, आज से 3 साल पहले, वो किसी गांव से बिलोंग करती थी और मैं एक प्रोजेक्ट में थी जहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट का काम होता था। तो वहाँ पे बहुत सारे स्किल सिखाए जाते थे और उस बच्ची को एक और स्किल सिखाया गया था, पेपर बैग्स बनाने का। ठीक है, उस संस्था में पेपर बैग्स बनाया जाता था। मुझे याद है जब फर्स्ट डे हुआ तो एक जो सेशन हमारा चला, उसके बाद कुछ महीनों के बाद इन बच्चों को बुलाया गया था एज मोटिवेटर्स। तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस बच्ची ने मेरा नाम लेकर के कहा, हाँ, और वो वीडियो मेरे पास आज भी है। उन्होंने बोला कि मैम ने जो कॉन्फिडेंस दिया, मैम ने जो बात करने के तरीके सिखाए, स्किल सिखाए, उससे मैंने अपना तो जो भी बिजनेस बनाया, मैंने 10 लड़कियों को और इसमें जोड़ लिया है और अब हमारा ये काम और बढ़ता चला गया है। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो रुकावट होती है, मैं उस पर काम करती हूँ, जो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ वही है, जिसके पास स्किल है अपॉर्चुनिटी उसके पास डेफिनेटली आएगी, देर सवेर। इस क्षेत्र में काम करने के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंज दिखाई दिए हैं अभी तक के? चैलेंज मतलब सोसाइटी की तरफ से या फिर आपको कौन कौन सा चैलेंज लगा? काम करने आप निकले तो अरे ये ऐसे ही कर रही है, अरे ये ऐसा ही होता है, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कई चैलेंज समाज में होते हैं, पर्सनल भी और समाज का भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, चैलेंजेस तो बहुत हैं, बहुत सारे। मैं यूजुअली बात नहीं करती अपने चैलेंजेस के बारे में क्योंकि मुझे लगता है कि अपने काम के बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, मैं भी जिन चीज़ों के बारे में बात करी थी, स्किल्स, आई एम हैप्पी कि अब जा कर के जैसे नया वक्त आ रहा है तो लोग स्किल्स की बात भी कर रहे हैं। पहले लोग एजुकेशन पे बेस होते थे, फोकस करते थे कि हाँ पढ़ लिख लिया, हो गया और डिग्री मिल गई तो जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन इतनी बढ़ रही है तो लोगों को अभी भी समझाना, मैं क्या काम करती हूँ, लोग नहीं समझ पाते। क्या होता है लाइफ कोच, क्या करती हैं आप, क्या सिखाती हैं आप, इसकी तो ज़रूरत नहीं है मतलब। लेकिन ज़रूरत तब पता चलती है जब बच्चा इंटरव्यू में जाता है और अपने बारे में 4 लाइन भी नहीं बोल पाता, डर लगता है उसे। और वही जब उसको प्रिपेयर किया जाता है तब क्या होता है। या फिर हम मेंटल हेल्थ की बात करें,
आई एम वेरी हैप्पी अगेन कि हम अब उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी ध्यान दिया जा रहा है, वरना पहले हमें कहा जाता था नहीं, लोग समझ ही नहीं पाते थे ना मेंटल हेल्थ होता क्या है। हाँ, समझ तो बात हो रही है तो अब समझ भी रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं उसके ऊपर। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चैलेंज अगर हुआ है तो माहवारी के बारे में जब मैं बात करने गई, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें सिखाया जाता है कि बात नहीं करनी बिल्कुल है, बात नहीं करनी बिल्कुल है। बात नहीं करनी। और हाँ। बताइए आज मैं नेशनल टेलीविजन पे बिल्कुल। आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ सबके सामने, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो आगे पहुँचे हैं। तो जब शुरुआत भी किया था तो लोगों के घर जा जा करके उनको बुलाना और ये कहना ही कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन अगेन आप अकेले काम कर रहे हैं, औरत हैं, तो सशक्तिकरण के ज़माने में भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस होते हैं। कभी आपको नहीं समझा जाएगा, कभी आपको गलत समझा जाएगा, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब तो चलता रहता है, सबके साथ होता है। प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करती हैं आप? प्रेरणा अभी मेरे सामने बैठी है यहाँ पर स्टेज में, मेरी मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े सपोर्ट है, मतलब मेरी फैमिली में कहूँगी सबसे बड़ा सपोर्ट। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं और हमेशा बस ये कहा कि बेटा जो कर रहे हो सही करो, हम तुम्हारे साथ हैं और इंटेंशन सही रहने चाहिए तुम्हारे, बाकी ठीक है, मेहनत करोगी तो देर सबेर कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो बस ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो स्किल की बात कर रही हूँ तो ये मेरे पिताजी ने कभी बहुत पहले कहा था कि बेटा सब आप लोग अपर मिडिल क्लास फैमिली से, तो बोलते बेटा ये स्किल्स ही हैं जो हमारा धरोहर है, अगर उस पर जितना काम किया, वो जितना बढ़ाया, उतनी अमीर हो तुम। और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं बस गई। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी एज अ चाइल्ड, मुझे हर वो चीज़ सिखाया जो एक बच्चे को सीखना चाहिए। आप क्रिएटिविटी की बात करें, आप किसी और स्किल की बात करें, तो उससे इंकरेजमेंट मिला मुझे कि हाँ इससे फ़ायदा क्या होता है। तो वही मैं बच्चों को भी उसी चीज़ के लिए इंकरेज करती हूँ कि आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे आपको कॉन्फिडेंस उतना मिलेगा, आत्मनिर्भरता आप में उतनी ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से आपके माता पिता ही आपके सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और ये पूरा का पूरा जो आपने ये काम शुरू किया या ये व्यवस्थाएं शुरू की या स्किल प्राप्त किया या जैसे भी जो भी आप कर रही हैं, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये करने की, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की? बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं, आपके पास में कई प्रकार के मतलब स्किल है और उससे इससे ज़्यादा उधर मतलब पैसा कमा सकती हैं आप, बट ये काम आपने क्यों चुना और ये कहाँ से प्रेरणा मिली? मुझे लगता है मेरे केस में मेरी किस्मत और मेरी जो कहानी जो लिखी गई है, जी जी, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। शायद कुछ लोगों को पता होगा जो देख रहे होंगे, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ बाय माय फॉर्मल एजुकेशन। बहुत अच्छा। और इनिशियल कुछ साल वहाँ पे काम किया। एक बहुत खूबसूरत सा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे मुझे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करनी थी, उन्हें कुछ स्किल्स सिखाने थे और वो कॉलिंग कहते हैं हम इंग्लिश में कि नो नोइंग योर कॉलिंग। आई थिंक उस दिन मुझे, उस टाइम पे मुझे मेरा कॉलिंग मिला कि ये वो जगह है जहाँ मुझे खुशी मिलती है, जहाँ मैं हर रोज़ सुबह उठ के जाना चाहती हूँ और वापस आती हूँ तो थकावट पता नहीं चलती है, मैं खुशी खुशी स्माइल के साथ वापस आती हूँ। और आई थिंक तब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही ही करना है, इसको एक्सपैंड करते रहना है अलग अलग दिशाओं में, बट दिस इज़ माय लाइफ। इससे खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। यहीं से आप इंस्पायर होकर के इस काम को शुरू किया आपने। जी जी। हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगी? कहने को तो बहुत कुछ है, बट एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि अपने साथ जुड़िए, खुद से जुड़िए। सी अल्टीमेटली आप अपने बारे में जितना बेहतर जानेंगे, आप खुद से जितना कनेक्टेड रहेंगे, उतने ही इमोशनली मेंटली आप स्वस्थ भी रहेंगे और आसपास के लोग भी ना आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। और आई फील खुशी एक चॉइस है, तो चूज़ कीजिए कि आपको खुश होना है या नहीं होना है। बाकी तो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में नहीं है। सो जी, बहुत अच्छा रश्मि जी, कई विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की, महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भी चर्चा किया, महिला का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है उस पर भी चर्चा की, साथ ही साथ हमारी जो आधी आबादी है वह किस प्रकार मजबूत होगी, सशक्त होगी, समृद्ध होगी, जो हमारे देश, समाज और हमारे सभ्यता
को मजबूत बनाएगी। आज ऐसे तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। रश्मि जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद जोहार। साहब। इसी के साथ आगे भी हम मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते।